प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसमें भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन इसमें किस स्तर के पूछे हैं, या हो सकता है कि क्या पता उसी से क्वेश्चंस आपके पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में रिपीट हो जाए। देखिए, सब्जेक्ट एक ही है लेकिन डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप जितने भी हो, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, जितने भी, एक तो उनके जीएस के जो पॉलिटी का सेक्शन है उसको देखें आप, और जो एसएसटी का या 6 to 8 में जो एसएसटी है उसका भी क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखें, चाहे आप हिस्ट्री से हो चाहे आप पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी से। तो आप जीएस में भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि कॉमन आते हैं, सब्जेक्ट से भी आएंगे, आपको जीएस में पूछेंगे। इसलिए आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद जरूरी बन जाता है कि एसएसटी के क्वेश्चन पेपर के तहत पॉलिटी का भी क्वेश्चन पेपर देखें। आइए उसको देखते हैं। और इससे जो एसएसटी के एस्पिरेंट हैं, मोस्टली इसमें से पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले एसएसटी के भी एस्पिरेंट होंगे, उनका पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होगा, उन दोनों के लिए सही है। चलिए, और पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का है। आप वीडियो पॉज करके इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना आप न तो जापान से है, न ही जर्मनी से और न ही इंग्लैंड से है। इसका जो यूएन चार्टर है वहां से भी, और जो यूएस का संविधान है उसकी प्रस्तावना से भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है। ऑप्शन ई राइट आंसर हुआ, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है। याद रखिए, बात मैं बताना भूल गया, ये जो एसएसटी का पेपर है आपका 2019 वाला जो हुआ, यानी 2019 के तहत 2023 में इसका एग्जाम हुआ, ये कह सकते हैं आप टीआरई 1 का एसएसटी का पेपर है। टीआरई 1 का एसएसटी का पेपर है कि जो फर्स्ट पेज में भर्ती हुई उसी का पेपर है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। आप जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आप मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। अमूमन ये प्रैक्टिस सेट में ऐसे नहीं मिलता है, जो हम लोग भी सेट किए हैं उसमें एक का दुक्का है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, अपनी भी कमी बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कि कह रहा हूँ कि आप मेरा ही सॉल्व करिए, तो आपको सतर्क रहना है, क्या है कैसे है, और कौन लोग उस लेवल के लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उस लेवल का मॉडल पेपर है कि नहीं। आप ये जो समय मैं देख रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में भी लगातार जो प्रश्नों का जो लेवल भेज रहे हैं वो किसी लेवल का नहीं है। तो अच्छे से आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ मोटिवेट होइए। ये तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और आपको समझना भी है। तो आप जितने जीएस के पेपर हैं, एसएसटी का पेपर हुआ, 6 to 8 का हुआ, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का पेपर हुआ, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और क्वेश्चंस को देखिए उसका लेवल क्या है। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इस राज्य में सबसे सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र मतलब संसदीय क्षेत्र कितने लोकसभा की सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। देखिए इसमें पूछा है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। लेकिन जो आंसर दिया और ऑप्शन भी दिया है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा कि बढ़ते क्रम में, ये तो घटते क्रम में दिया है।
चलिए ठीक है, लेकिन आंसर उसने बताया ए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार में सीटें हैं 80, 48, 42 और 40। ठीक, अगर इसका उल्टा करेंगे तो ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। लोकतंत्र जो है सरकार का एक बेहतर प्रारूप क्यों है, क्यों आप लोकतंत्र को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह एक अधिक उत्तरदायी सरकार है, राजतंत्रात्मक या तानाशाही या जो आपका राजतंत्र है उनसे अधिक लोक उत्तरदायी है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है और यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी सही है। इसमें राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। अब देखिए आप ये पढ़े हैं कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है। अब देखिए यहाँ क्या भाषा बदल दी इसने, अधिकारों का निस्तारण। अब आप कंफ्यूज होंगे, राष्ट्रपति का अधिकार, इसलिए पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये बीपीएससी है, आपसे आपका दिमाग हिला देगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वो अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग या अपने अधिकारों का निस्तारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद बेहतर है क्योंकि मंत्रिपरिषद में सभी लोग शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। दल बल दल बदल विरोधी कानून जो है ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 भी याद रखना है। ये सेकंड 52nd अमेंडमेंट है, ये संविधान संशोधन, और 1950 में आया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। बार बार लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते थे आयाराम गयाराम को रोकने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए और जनता द्वारा। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। ये आपका कथन है अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है P7 पॉलिटिकल साइंस का 7वां प्रश्न कि शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, यानी जो आरटीई है राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 को तो प्रभाव में आया, लेकिन ये कानून कब बना, 2009 में, भी याद रखना है। किस अधिकार के अंतर्गत शामिल है ये आता है, तो याद रखिएगा जो आरटीई है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21A है उसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के अधिकार में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न, ये आपका इंग्लिश का प्रश्न है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। 8वां प्रश्न है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए। तो मौलिक कर्तव्य आपका जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया गया। मूल रूप से 10 इसमें उस टाइम मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में अब 11 है। और किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन जानबूझ के गलत होगा, आपको गलत करना। अगर इसमें ऐसे प्रश्न में कोई तुक्का लगा के भी आगे निकल गया तो उसका एक कदम आगे बढ़ जाता है। और एक और बात आपको मैं यही बता दूं, जितने सामान्य प्रश्न हैं, अभी पूछा था ना कि लोकतंत्र किसका शासन, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। अगर ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो मान लीजिए कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो जो सामान्य प्रश्न है, जो आसान से प्रश्न, उसको किसी भी हालत में गलत नहीं करना, दिमाग स्थिर रखिए, उसके हिसाब से आप, मतलब ज्यादा प्रश्न आसान हो गया तो आप हड़बड़ी में जल्दी ऑप्शन बी मारने के बजाय डी मार दिए, ये भी गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा का कौन सदस्य इसमें नहीं था, तो शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तीनों ही लोग संविधान सभा के सदस्य थे। तीनों लोग संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये पूछा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन ए, यानी सदस्य नहीं था।
तो सभी लोग थे, कोई नहीं हुआ, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना, गलत बताना है। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, ये कथन सत्य है। ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, याद रखिएगा, धन विधेयक जो है आपका केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है और राष्ट्रपति से इस पे पूर्व अनुमति ले ली जाती है, इसलिए इस पे वो वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। धन विधेयक यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। देखिए यहाँ जो आपका धन विधेयक है वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, सही है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये गलत है, ये तीसरा ऑप्शन गलत है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, अब ये जो सभापति शब्द है ये राज्यसभा के लिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष जो होता है स्पीकर के लिए होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ठीक, तो इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि कितने कथन असत्य हैं, तो एक से अधिक होगा, यानी ऑप्शन डी, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 11, भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया। भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसका अस्तित्व कब आया, यानी उसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा, ये तो आपको पता ही होगा। 11 का राइट आंसर होगा कब, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं इसलिए राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। कल देखिए लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से आपको सही उत्तर देना है। तो लोक अदालत यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, कथन सत्य है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, ये कथन भी सत्य है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ऑप्शन ये भी सही है। और यह एक सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल नहीं, ऑप्शन 5वां गलत है ये। ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही होगा, 5वां गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व के किस देश द्वारा 1948 से लेकर 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, ये एकदम आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक, अब लोकतंत्र का विकास जब पढ़ेंगे तो उसका आएगा ये। ठीक, एनसीईआरटी का शायद 10वीं क्लास की बुक में है ये। ठीक, तो 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व के किस देश द्वारा 1948 से लेकर 1989 तक रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया, ये दक्षिण अफ्रीका, और इसी कानून में विरोध किया आपका नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय वोटर दिवस यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, जो कि अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है, उसकी स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाते हैं। 15 देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है इसमें कि पहला, इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं जिनमें 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी हैं जिनका चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। देखिए ऑप्शन अपने आप में एक प्रश्न है, कई प्रश्न इसमें शामिल हो जाते हैं। ये प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो है, 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 के पास वीटो का अधिकार है। ए और बी सही हुआ। और आपसे पूछा इसमें असत्य कथन बताना है।
IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां, बिल्कुल नहीं, इसकी एजेंसी नहीं है, तो सी गलत हुआ, यानी इसका राइट आंसर हुआ सी गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? यानी चुनावी कदाचार, उससे कौन सा ये कथन प्रतिभारित करता है? तो जो आपके आचार संहिता है, चुनावी कदाचारों पर आचार संहिता पे कौन कौन सा इसमें से कथन सही होना चाहिए, उसको कंट्रोल करता है। सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का प्रयोग, ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसका। अगर ये प्रयोग कर लें तो फिर उनको इंदिरा गांधी की तरह अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ऐसा भी नहीं होता, ये भी गलत है। गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई प्रतिभागित नहीं करता है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17, मंडल आयोग ने 1980 में अपने रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति प्रदान की थी? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग टीजीटी, पीजीटी, TR1, TR2 दोनों एग्जाम में और दोनों बार पूछा है आपका। ये 68 में भी पूछा गया, याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जरूर इससे आएगा। अभी से एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि काका कालेलकर आयोग जिसको बोलते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है मंडल आयोग 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, 1979 में इसका गठन हुआ। ठीक, तो ये भी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं। इससे पूछेगा आपके अध्यक्ष कौन थे या संस्तुति या कितने प्रतिशत आरक्षण, बात सब याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको पता ही है 27% ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान सभा का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, आसान भी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहा है। तो कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, या में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसमें कोई नहीं होगा, ये राइट आंसर, क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है, ठीक, ये संविधान, भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारत कौन सा मौलिक अधिकार पूछा ना इसने, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? देखिए, आप, मैं बार बार कहता हूँ 12 से मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तो पढ़ते हैं, लेकिन आप 29-30 को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। ठीक, और न तो 31 को पढ़ेंगे, न तो 33, और न ही 34, और न ही 35 को पढ़ेंगे, और न ही 12-13 को पढ़ेंगे आप। अब प्रश्न यहीं से आता है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। अनुच्छेद 29 और 30 जो है उन अल्पसंख्यकों के अपनी शिक्षा, संस्कृति और उनसे उनके प्रबंध से संबंधित उनका अधिकार है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए होगा ई, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है संविधान सभा के बारे में? क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से पढ़िए आप। इसमें 300 अधिक सदस्य थे, सही है, क्योंकि 389 सदस्य थे। ठीक, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हुआ, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया, इसलिए ऑप्शन बी जो है गलत है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? देखिए, बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, आपसे कौन सा, तो ब्रिटेन नहीं, अमेरिका नहीं, फ्रांस नहीं, चाइना से नहीं, कनाडा से पूछे, इसने आपसे बेल्जियम से पूछ लिया, क्योंकि उसको पता है सब लोग गलत करेंगे, और किसी ने अगर इसको तुक्के में भी सही कर दिया तो सबसे आगे निकल जाएगा। तो 21 का राइट आंसर होगा इसमें ई, इसका इसने बताया ई, प्रयुक्त में से कोई नहीं। 22 देखिए, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता
देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 21 वो भी एनसीईआरटी से था और ये भी एनसीईआरटी से है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1956। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इन सत्ता का बंटवारा, इन पावर शेयरिंग जिसको बोलते हैं, कौन सा इसमें से कथन असत्य है? इन गलत है। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, ये भी कथन सत्य है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, भले ही वो छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, ये भी सही है। नहीं, इसमें से कोई सा कथन असत्य नहीं है, ई राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? मैं कल ही वाले वीडियो में कह था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित 4-5 आप याद कर लीजिए कौन से विषय किस में है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन आए तो जल्दी से सॉल्व कर लें, गलत ना हो। इसका राइट आंसर होगा ए। इस समवर्ती सूची में जंगल, कृषि और पुलिस आपका ये राज्य सूची में है। ठीक, तो जंगल जो है इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है, किस देश में? इसका राइट आंसर होगा चीन, ऑप्शन सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 26, है आपका सामाजिक पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से है। ठीक, एनसीईआरटी को आप लोग ध्यान से पढ़िए, खासकर जो टीजीटी वाले हैं। तो 26 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, एक ऐसा विचारक भारतीय राजनीति में जो कहता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं रह सकते, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर यानी नैतिकता का समर्थन करते हैं। मैकियावेली और बाकी जो कौटिल्य है इसका विरोध करते हैं। तो कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी ठीक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है, अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ये भी कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? राजनीतिक दलों द्वारा कौन सी भूमिका नहीं निभाई जाती है, उनके द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? 29 का राइट आंसर होगा सी, उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। बिल्कुल नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का जो उनके विचार है किसी भी मुद्दे पर समान नहीं हो सकते हैं, अलग अलग रखना ही लोकतंत्र के लिए एक खूबसूरती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30, कि एक राज्य पार्टी बनाने के लिए यानी राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत वोट सुरक्षित करना होगा? यानी किसी पार्टी को अगर राज्य स्तरीय पार्टी बनना है तो उसको राज्य की विधानसभा में हुए चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान या कितने प्रतिशत वोट जरूरत पड़ती है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 6%, कुल वैध मतों का 6%। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के साथ आता है, कौन सा देश है जो एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? यह है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती तो इसे हम क्या कहते हैं? देखिए
है तो विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं। अब प्रश्न देखिए कितना बढ़िया बनाया है ताकि आप कंफ्यूज हो, गलत करें। 33 को देखिए, कि काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ब्लैक पावर मूवमेंट यानी काली शक्ति आंदोलन कब उभरा? 75, 66 या 1989? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? क्योंकि अभी मैं बताया था जो इलेक्शन कमीशन है अनुच्छेद 324 में इसका व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 300 से संबंधित है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 36, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? भारत का राष्ट्रपति जो है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक बार, दो बार या तीन बार लड़े। उसमें किसी प्रकार का पुनः निर्वाचन पे, पुनः चुनाव के लिए किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, कोई नहीं। लेकिन जो यूएस का राष्ट्रपति होता है वो केवल 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है या 2 ही बार राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और प्लीज दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। और ये जो आपका पेपर है एसएसटी टीआरई 1 का पेपर है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप जरा समझें कि पॉलिटी का पेपर कैसे पूछा जाता है, पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप कहीं से भी पीपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उसको जरूर सॉल्व करें। तो 37 है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? देखिए कितना आसान प्रश्न है। ये प्रश्न सभी का सही होना चाहिए, अगर कोई गलत करता है तो मान ले। और ऐसे प्रश्न होते हैं तो देखिए आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न सभी लोग कर लेते हैं और यही प्रश्न आप गलत कर दे रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से चित्त स्थिर को, एकदम दिमाग स्थिर को, एकदम हड़बड़ाहट में और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके पेपर कभी सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 38 देखिए, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष जो हुई आपकी कौन हुई? प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह या मीरा कुमार? तो लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हुई। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? ये आपका जीएस में भी कई बार पूछा गया है, पीजीटी में और टीजीटी और 6 to 8 में भी पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ये हुआ 1990, 91, 92, 1993 में हुआ ये। ठीक, ऑप्शन ए ब्रेक में से कोई नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? इसको घोषणा करने का अधिकार 360 में, तो ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार अनुच्छेद 360 में है। 352, 356 और 360 ये आपातकाल से संबंधित है। और इसमें भी ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है? 358, 359 और 355। ठीक, ये 58, 59 तो जरूर। इसका राइट आंसर 40 का ऑप्शन ए। ठीक, ये था आपका टीजीटी एसएसटी का क्वेश्चन पेपर टीआरई 1 का, जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। जो एसएसटी के स्टूडेंट है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।